अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। कल इमरान खान साहब ने एक स्पेशल मैसेज भेजा बम आर्मी चीफ साहब, और उसमें ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाएं, बल्कि दरखास्त की ये लहजा इख्तियार किया गया। उससे पहले बड़े सख्त अल्फाज हम जो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्टेडली जो अखबारों में छपे इंटरनेशनल जरीदों में इमरान खान साहब की तरफ से, वो हम सुन चुके हैं कि वो क्या क्या वहाँ पे कह लीजिए इल्ज़ामात होते हैं या फिर गिले शिकवे होते हैं। कल अलबत्ता ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाइए, ये हुकूमत बदनाम होगा इससे पाकिस्तान, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने कल भी डिस्कस की थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको रीइटरेट किया, यानी दोहराया उस बात को कुछ और अल्फाज के अंदर। अली अमीन गंडापुर साहब कह क्या रहे थे, उसका क्लिप भी आपको दिखाते हैं। उनका बुनियादी तौर पे यही कहना था कि अवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि इस हुकूमत को, इस नाजायज़ हुकूमत को लेकर आई है, इदारे इसको लेकर आए हैं, तो लिहाजा आप इनसे परे हो जाएं ताकि इमेज आपका बेहतर रहे। वो गंडापुर साहब ने क्या फरमाया, वो जरा सुनिए। बेस्ट है आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। ये एक पॉलिसी शिफ्ट बड़ा वाज़ेह किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमें नज़र आया है। इससे आगे क्या मामला बन सकते हैं? इससे पहले असद कैसर साहब ये कह चुके हैं, उमर अयूब साहब ये बात कर चुके हैं कि दिसंबर के करीब हमारे पास नंबर्स भी उतने हो जाएंगे कि हुकूमत हमारी आ जाएगी और नए इलेक्शंस की तरफ भी पाकिस्तान जा सकता है। वो बहुत सर्टेनिटी के साथ, बड़े यकीन के साथ वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवाल जहन के अंदर उभरते हैं कि कोई बैक चैनल डील तो नहीं चल रही, कोई मामला कहीं पे पीटीआई के साथ कोई दुरुस्तगी, कोई बातचीत इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली, ये भी बातें कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अक्टूबर के वस्त में काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो वो टेकअप कर सकते हैं इलेक्शंस के हवाले से जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और अगर उन्होंने वो पिटिशन टेकअप कर ली तो फिर उसके बाद मामला क्या बनेंगे। एक तसादुम की सूरत हाल सी बनती नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती फैसले के खिलाफ यूं लग रहा है कि वहां पर तकारीर की जाएंगी, जो कि पहले भी हो चुका है। कोई नई बात नहीं है एक्सपेक्ट करना पीडीएम गवर्नमेंट से इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है। और ये भी कहा जा रहा है कि करारदाद भी आ सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये करारदाद हो सकती है कि आप 2018 के इलेक्शंस का भी फिर साथ नोटिस लें। ये मामला आगे बन सकते हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उससे पहले एक चीज, कारों के खिलाफ मुहिम ये कहा जा रहा है रियासत की तरफ से कि जारी है। उसमें वफाकी हुकूमत ने एक 5 मेंबर JIT बना दी है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। मैंने पढ़ा है उसके नाम, वहां पे एक आधा दोस्त तो उसमें आपका भी मुझे नजर आया बाकायदा उस JIT के अंदर। तो ये क्या साहब किबला मोहतरम सीधा फिक्रा है, बगैर सोचे सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। मतलब सर, जितने भी अफराद सोशल मीडिया पर इस तरह चल रहा है काम, ये अब नहीं चलेगा। ये हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है बाजवा साहब। नहीं, फायरवॉल तो लगा दी ना हमने, और उसका भी अभी ट्रायल शुरू हुआ है। उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, उसकी वजह से लोगों की कनेक्टिविटी तो चले मुतासर हो। बहुत सारे ऐसे मामला जिनकी वजह से पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला कमाता है यार। मतलब कैसे वो लोग आएंगे और फिर सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन। 4 मुखी लड़ाई है, इसको पंजाबी में कहते हैं चौमुखी लड़ाई। अच्छा, एक फायरवॉल हो गया, एक ये जो टीम बन गई JIT बन गई, ठीक है जी, FIA मुतरक हो गया। सवाल ये है बाजवा साहब, अगर अल्लाह को हाजिर नजर जान के हम दोनों भाई पहले बात करें, जो अज़मा बुखारी की तस्वीर मार्केट में आई है, झूठी तस्वीर आई है, बाइस शर्म है, वीडियो से थी, बाइस शर्म इंतहाई घटिया, इंतहाई घटिया लोगों में कोई शक नहीं है, बिला तफरीक वो जिसने क्या ऐसे शख्स को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कसम से वो 9 मई से ज्यादा बड़ा मुल्ज़िम है जिसने किसी की बेटी पर हाथ डाल दिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इसके अंदर ये बात जरूर ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि बेटियां सिर्फ एक जमात की नहीं है, माँ बहनें बेटियां, वो पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, वो सबकी साझी है। बाजवा साहब के अंदर रखना हो ये रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो जातियात पर उतर आई है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बदकिस्मती से ये सियासत जो है, ये आपको नजर आ रहा है चैनल्स पे चलता हुआ, बर्फ पिघल गई, आप न्यूट्रल हो जाए। पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब ये नया दाना डाल दिया है। वो फारसी का क्या शेर है, फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर इकराज को मगर फरेब खाए जा। ये तो वो कहानी है।
ये इस तरह बर्फ नहीं पिघलनी। मैं आपके प्रोग्राम में लाइव ये फिक्र आज कह रहा हूं कि मुझे मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा तूफान नजर आ रहा है इस मुल्क में। तो ये तो आग लगने जा रही है फिर भट्ट साहब। इसका मतलब ये है कि एक तरफ आप वो बात करते हैं कि चलें आपस में बैठते हैं, दूसरी तरफ आप जो मामलात हैं वो सर फाड़ने वाले करते हैं। जो गौहर खान साहब ने भी बात की कि इस तरह थोड़ा होता है कि आप ये कहिए, जो मुसद्दिक मलिक साहब अपने सुनवाया भी है शुरू में, कि वो कह रहे हैं कि आए बैठें, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात यूं होती है कि आप दफ्तर बंद कर दें, वहां पे जाके नहीं, यहाँ मुसद्दिक गलत है। मैं यहाँ पर एग्री हूँ आपसे। जमाते इस्लामी के बंदे पकड़े गए, मोहसिन नकवी साहब यूं गर्म हुए हैं, उन्होंने कहा तमाम अफराद को रिहा कर दो। मैं समझता हूं कि जो छोटे अफराद, मैं 5, 10, 20 नहीं दर्जनों बंदों को जानता हूं, जो 9 मई के वाकयात में कोई रेडी वाला है, कोई दफ्तर में काम करने वाला है, वो खुदा का वास्ता है 9 मई में जो अफराद वहां से गुजर रहे थे वो भी पाबंद सलासल है, उनकी माफी बनती है, बड़ों की नहीं बनती। लेकिन छोटों की तो कुछ तो जस्टिस ऐसा देना यार कि मैं आपसे बैठ के बात करूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक फिर सच्चा होगा ना। मुझे रेडी वाले से याद आया, वो एक लड़का था पापड़ वाला बेचारा, वो 9 मई के केसेस में अभी तक एटीसी जाता है। आपको पता नहीं एटीसी किधर है और उससे कितना पहले उसको उन्होंने बैरिकेड किया होता है और कितना पैदल चलना पड़ता है। आप सोचिए कि एक लड़का जिसने दिहाड़ी लगानी है और अपने माँ बाप का अपना पेट पालना है, कोई, और वो भी 2 वक्त की भी नहीं, भाट साहब 1 वक्त की बेचारा रोटी खा सकता हो, उसको किसी एक रोज निकल के एक बस पकड़नी हो, फिर उसके बाद वहां पे उतर के दूसरी वैगन का इंतजार करना हो, वहां से फिर पैदल इतना चलना हो, फिर जाके वहां पे अदालत में भी धक्के खाने हो। और मैं दावा करता हूं उसको एटीसी एंटी टेररिस्ट कोड का मतलब ही नहीं पता बेचारे को। लेकिन सवाल यह है, अगर हुकूमत चाहती है मामलात को टेबल पर लेने के लिए कुछ देना होगा, कुछ रिलीफ, बारिश का पहला कतरा तो दे। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। कुछ तो ऑफर यहां से भी, अगर आप ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं तो फिर जबानी खर्च के साथ ही मामलात नहीं होते। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुनैद अकबर साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो आप कहते हैं, क्या करे हुकूमत, तो आप बातचीत के लिए रजामंदी उस पर जाहिर कर सकते हैं। और उसके अलावा अमरीकी सेनेट में जो एक बिल मंजूर हुआ है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, मैं उसको यूं ताबीर करूंगा, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, तो उस पर उसका इल्ज़ाम भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर आ रहा है कि ये डांडे वहां पर जाके जुड़ रहे हैं, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी एक इस तरह की करारदाद मंजूर हुई थी। इन सब मामलों के ऊपर और इनके अलावा जो दहशतगर्दी वाला मामला जिस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे केपी में, ये बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 4 जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया है अली जफर साहब की वसातत से, और जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो कि देखते भी रहे हैं हम, जो कि रिपोर्ट भी होते रहे हैं मामलात के, ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले जो सलूक रवा रखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उनको इलेक्शंस के लिए कैनवसिंग नहीं करने दी गई, इलेक्शन कमीशन ने देखा। मीडिया ब्लैकआउट किया गया, इलेक्शन कमीशन ने देखा। सेकेंडरी प्रपोजल उठाए गए, इलेक्शन कमीशन ने देखा। आरओज़ का क्या मामला था, क्या सलूक था, वो इलेक्शन कमीशन, मतलब एक देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ एक्यूजेशंस, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, फहरिस्त है, जो कि खिलाफ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के। हमारे साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लॉयर भी हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने वक्त दिया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रेफरेंस तो आपका तगड़ा है और जो एक्यूजेशंस हैं उसके अंदर वो भी बिल्कुल सबको पता ही है, सबके सामने ही वो मामला चलते रहे, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये टेकअप हो जाएगा आपके ख्याल के अंदर ये रेफरेंस? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना, वो वहीं पे काउंसिल में ना पड़ा रह जाए। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने सारे माहौल के अंदर, सारे इलेक्शन के अंदर जो इन्होंने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने थे वो उन्होंने नहीं करवाए, चाहे वो आरओज़ लेने हो इंतजामिया से, या उन्होंने बल्ले का निशान लेना हो, या एक पार्टी से पेपर छीने जा रहे हों, या जानबूझकर पेपर हमारे रिजेक्ट किए जा रहे हों। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो प्री इलेक्शन भी हुई और जब इलेक्शन डे के ऊपर भी हुई और इलेक्शन के बाद भी हुई, जिसमें फॉर्म 45 वाला मामला भी आता है। और स्टिल वो आपने देखा कि ट्राइब्यूनल के ऊपर भी इतराज करने में इलेक्शन कमीशन इस वक्त पार्टी बन गया है। वो कहता है जी कि ये ट्राइब्यूनल ठीक नहीं है क्योंकि वो फॉर्म 45 मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिल्कुल रेफरेंस हम तो मैं माजरत आपकी बात में सिर्फ ऐड कर दूं,
इलेक्शन कमीशन पाबंद था इस चीज का कि फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, चढ़ाए, और कानूनी तौर पर इस पर ही कार्रवाई हो सकती है बहुत बड़ी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। वो याद ही है हमें सबको कि वो चढ़ाए और उसके बाद उतार लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने चढ़ाने थे, जो कि हमने शोर मचाया तो उसके बाद उन्होंने चढ़ाए, और वो भी फैब्रिकेटेड जो सारे थे वो चढ़ाए, उसमें टेम्परिंग हुई थी और वो पूरी दुनिया ने देखी। और जब एतराज किया गया कि ये टेम्पर्ड शुदा है तो फिर उन्होंने वो वहां से हटाए। और अभी भी कई ऐसे हल्के हैं जो मुख्तलिफ इस इलेक्शन के हवाले से सर्वे वाले हैं, वो उन्होंने रिपोर्ट भी शाया की है, जैसे बटन हो या दीगर हो। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल इन्होंने मुख्तलिफ हल्कों के जो फॉर्म 45 हैं वो उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किए। तो इसलिए नहीं किए क्योंकि डाका डाला गया था, धांधली की गई थी और उसमें पेश था ये इलेक्शन कमीशन। और अब मखसूस नशिस्तें, उसके ऊपर आप देख लें कि 8 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट में, वैसे तो 13 रुकनी था, 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, बल्कि 11 कह लें कि 11 जजेस ने कहा कि पीटीआई जो है वो जमात है और इसका वजूद है, इसका वजूद खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद वो कहता है जी कि इंटरप्रिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है कि गलत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से खुद को मोतबर बड़ा और ये समझता है कि वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया जा रहा है, उसके हुक्म इसमें पंजोता साहब, काजी साहब से क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि वो ही विल बी हेडिंग द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, या फिर आपके ख्याल के अंदर ये भी एक कुछ लोग कह रहे हैं कि तहसील उसूल है, उन पे भी इल्जाम है? जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जितने मेंबरान हैं वो अक्सरियती डेफिनेटली उसमें जो तादाद है जिसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल होते हैं या सीनियर एडवोकेट भी होता है, और ये सारे वो बेसिकली सारे जितने भी हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एहसन भून आजम निसार ग्रुप जो है वो उसको ज्यादा करता है। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली जो हेड करेंगे वो काजी फाइज साहब होंगे। तो काजी फाइज साहब के ऊपर तो हमने रिक्यूजल की एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दी है कि वो हमारे केसेस जो हैं यानी कि खान साहब के या पीटीआई के जितने भी केसेस हैं वो ना सुने। जब रिक्यूजल आ जाती है, वैसे फॉर्मल भी आ जाती है, अगर कोई बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देना कि मेरा केस लगा हुआ है अंदर और अदालत को पता चलता है कि बाहर जनाब मेरे खिलाफ शोर मचाया जा रहा है, तो वो इसके अलावा वैसे ये कोई सेटल्ड प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर, और है तो सही वैसे, मतलब किसी के खिलाफ इल्जाम हो तो वो तो नहीं फिर ना वो हो सकता है काउंसिल के अंदर, ना चेयर करना तो दूर की बात है। काजी साहब के ऊपर भी तो इस रेफरेंस के अंदर इल्जाम है। आप देखें सर, आप सबसे पहले अगर आप देखें ना तो आइन का आर्टिकल 10 है, बड़ा वाज़ेह है, फेयर ट्रायल का जो हर एक शख्स को हक देता है, मौका देता है, तो फेयर ट्रायल के अंदर ही ये आ जाता है। बाकी तो चीजें बाद में आ गई ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर कितना बाइंडिंग है कि वो कोई इतराज करता है उसको इम्प्लीमेंट करे ना करे। और उसके साथ अगर आप एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ अगर आप एप्लीकेशन दें या सबूतों के साथ जाएं तो फिर भी इतराज किया जाए कि नहीं जी आप हम केस सुनेंगे, बल्कि हम इस केस को नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स कर रहे हैं, ये आपके इतराज़ात जेन्युइन नहीं। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने तोशाखाना केस ये परसों लगा हुआ था, उनके ऊपर इतराज करने के बावजूद कि आपके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज चुके हैं, आप केस ना सुनो। उन्होंने कहा जी कि ये कोई इतराज नहीं है। यानी कि जो बंदा खुद जानता भी हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली ऐसे ही कहेगा कि मैं तो बिल्कुल जो है ये ठीक कर रहा हूँ और ये इतराज जेन्युइन नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे देने चाहिए, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने चाहिए। और बाकी दोनों जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चीफ जस्टिस काजी फाइज हैं, इन दोनों को केसेस से खुद को अलहदा करना चाहिए। ये मॉरली भी बनता है और किसी को फेयर ट्रायल के हवाले से भी बनता है। और इस पाकिस्तान में जमहूरियत को भी अगर आपने बचाना है या समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चले, तो इन्हें हटना होगा और हटना चाहिए। और हम इसके लिए भरपूर आवाज उठाते रहेंगे। कताकलामी की माफी चाहता हूं नईम भाई, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जबकि काजी फाइजा को केसों से हट देना चाहिए। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि इन दोनों बातों के बाद इमरान खान की रिहाई के इम्कानात, हाउ इट पॉसिबल सर? देखिए, पहली बात तो ये है ना जी कि इमरान खान के रिहाई के बाद जो है अगर हम वो नाइंसाफियां करें और हम उनके ऊपर एतराज ना करें तो फिर कौन से वो माहौल बन रहा था या फिर कौन सा ऐसा डिसीजन दिया जा रहा था? वो कैसे गिरफ्तारी करवाई है कि तोशाखाना केस के अंदर जो नोटिस थे उनको हमने चैलेंज किया हुआ था। वो पिटीशन जो है खान साहब और बीबी साहबा की 5 दफा लगाने के बाद कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ बहानों से वो डिले किया गया। उधर से उन्होंने जाकर गिरफ्तारी डाल दी। अदालत भी जो एहतसाब अदालत भी उसमें इन्वॉल्व थी, जिन्होंने प्री रेस बेल्स के ऊपर जानबूझकर नोटिस किए, हालांकि वो प्री रेस बेल्स उस टाइम ही दे सकते थे। तो फिर ऐसी सारी सूरत हाल के बाद अगर आपको लगे कि आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता
तो आप तो फिर नहीं भाई, आप तो कोर्ट में बहुत ज्यादा पेश होते हैं और आपको इल्म भी होगा इन हालात में इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन है? देखिए, इन हालात में मैं समझता हूँ कि रिहाई उस वक्त मुमकिन है जब किसी इदारे का सरबराह जो है वो इंसाफ करने वाला होगा, वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े होगा। चाहे वो कौन से इदारे का सरबराह इंसाफ करने वाला होगा? किसकी बात कर रहे हैं, जरा वाज़ेह कीजिए। मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह की बात कर रहे हैं कि काजी साहब के बाद उन्होंने आना है। काजी साहब के बाद मुल्क में सिनेरियो बिल्कुल बदलेगा और मुल्क में फैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, और इस वक्त भी नहीं हुए। और फंडामेंटल राइट की जितनी वॉलेशन हुई है वो तक दरखास्त फिक्स नहीं हुई। मिलिट्री वाले लोग 1 साल से फिजिकल रिमांड के ऊपर हैं। 8 फरवरी को डाका डाला गया, उस पटिशन के ऊपर समाअत नहीं हुई। तो ये सारी पटिशन भी लगेंगी और इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि जो ये जाएंगे फिर उसके बाद मेरा ख्याल में मंसूर साहब जो है अगर मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना चाहते हुए तो वो जरूर इसकी कार्रवाई करेंगे और फिर कोई बेहतरी हो सकती है। नहीं भाई, वैसे ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ओवरऑल एज अ पाकिस्तान ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक इतनी बड़ी सियासी जमात को कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही बिल्कुल। मतलब ठीक है, शिकायतें तो अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो उनका टेन्योर बाकी है उसमें कम अज़ कम ये हो जाए कि यार अब कुछ कर लें। आप तो उस उम्मीद से भी बेजारी का इजहार कर रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। अमेरिकी सेनेट में एक बिल मंजूर किया गया भारत के हक में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका को यह चाहिए कि भारत की सपोर्ट बिल्कुल उस तरह से करे जिस तरह वो इजराइल की सपोर्ट करता है, जिस तरह वो जापान की सपोर्ट करता है, कोरिया की या नेटो की सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान और चीन से खतरा है भारत को, तो इसलिए अमेरिका को अब ये जहन में रखिएगा, ये बिल है, ये यहाँ पर सिर्फ करारदाद पेश नहीं हुई, ये प्रॉपर एक बिल है। और इसके आगे क्या असरात हो सकते हैं वो तो उस पर डिस्कस करेंगे किसी और दिन। हमारे साथ इंजीनियर अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं आपकी स्टेटमेंट देख रहा था इसी सेनेट, अमेरिकी सेनेट में जो बिल पेश हुआ है उसके हवाले से। आपने फरमाया कि एक पहले अमेरिकी कांग्रेस के अंदर करारदाद मंजूर हुई, वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, और ये अमेरिकी सेनेट के अंदर भी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है। इसमें अकल वालों के लिए समझने के लिए निशानियां हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि इसमें जो एक बड़ी वाज़ेह निशानी नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस नाकाम हो चुका है सर, उसे बंद कर देना चाहिए फिर। ये मतलब ये फॉरेन ऑफिस नाकाम नहीं हो चुका है, मगर वही जो उनको तकलीफ हो रहा है, आपको माजी भी सारी याद है कि अगर हम चाइना के साथ नज़दीक चले जाते तो उनको वही इस करारदाद में चाइना और पाकिस्तान को उन्होंने मिक्स किया है। तो उसके असल रीज़न ये है, अगर हम उसी पैक की तरफ जाते, प्राइम मिनिस्टर चाइना गया, उनके साथ कई मुआहदे MOUs वगैरह साइन हुए, तो वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरी बात जो हमारी बदकिस्मती से या इस तरह लाभी है, जो पाकिस्तान से आपने पहले वो कांग्रेस वाला रेजोल्यूशन भी देखा, यही भी देखा कि इस तरह एक लाभी है कि वो मुसलसल उनको पाकिस्तान की मफादात का फिक्र नहीं है, मगर वही लगे अगर इंटी पाकिस्तान भी काम हो तो खैर है, मगर उनका हमारे अंदरूनी मामलात में क्या काम है। उनको तो उस टाइम याद नहीं आया कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया और 2/3 मेजॉरिटी के साथ और इश्यूज हुए, कई हुए, उनको कोई चीज़ याद नहीं आई। और अभी इस तरह लॉबिंग करना, वही वो एक ही लॉबी है, उस लॉबिंग में इस तरह कामयाबी होना कि पहले वही रिजोल्यूशन पास करना, फिर अभी दोबारा पाकिस्तान की इस तरह बात करना, तो इसकी वाज़ेह बात है कि वही जो लॉबी है वो इतनी मुतहरिक है और मजबूत है कि वो पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। उन्होंने यहाँ भी जो लोग प्लांट किए वही लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो, और वही से भी काम कर रहे हैं और यहाँ से भी काम कर रहे हैं। तो ये बात अगर चाइना और पाकिस्तान को मिक्स करना, ये तो बिल्कुल एक जाहिर बात है कि उनको किस तरह मिक्स किया, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया दहशतगर्दी के खिलाफ। इंजीनियर साहब, इन दोनों सूरतों में मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई रोल तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का भी होना चाहिए था ना, वो नजर बिल्कुल भी नहीं आया, तो क्या इसको नाकामी नहीं समझेंगे हम? मैं ये नहीं कहना चाहता, मगर ये एक बड़े स्पेक्ट्रम में पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से आगे दूर दूर की बात है। उनकी 1 पॉइंट एजेंडा वही है, जो उनकी जो लॉबी है वो बहुत मजबूत ही लॉबी है, और वो इसी तरह काम कराना और अमेरिका और पाकिस्तान को दूर कराना और या अदम इस्तेहकाम पे लाना
पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ आप देख रहे हैं और बाहर भी। ये अफसोस की बात है कि एक तरफ वही साइफर से लेकर वही चीज़ जिस तरह हुआ कि पाकिस्तान या अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अभी कहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ ही खड़ी है, वही कांग्रेस ने ये दोनों चीजें तो पीटीआई के लिए मुतजाद हुई ना हुजूर, कि एक तरफ वो कहते थे कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, अब दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस ने इतनी बड़ी तादाद में जब वो कर दी, करारदाद मंजूर कर दी, तो वो उनके साथ कैसे हो गया? ये तो उनके लिए मुतजाद चीजें बनती है ना। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस के लिए तो नहीं। मतलब है कि ये उनकी इसी तरह लाबी है, मजबूत तरीन लाबी, वही लोग है जो यहाँ भी कर रहे हैं, इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अंजीर साहब, आपका माशाल्लाह एक बड़ा कदकाठ है और सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि अगर उनकी लॉबी स्ट्रांग है, मुल्क में ला कानूनियत इस वक्त चल रही है, तो इसका एक हल बताएं फिर कि इसको इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए, इसी तरह प्रेशर आते रहे। और दूसरी साथ छोटा सा ये भी फिक्रा ले लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो एक तूफान का पेश खेमा लग रही है, वो क्यों है? आप भी बड़े करीब है, दो बातें हैं, मेहरबानी कर दीजिएगा। अच्छा सवाल किया, इस पर हमें बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है और उनकी ख्वाहिश को पूरी करने की भी जरूरत नहीं है कि वो अगर इसी तरह करे हम खामोश बैठ जाए और हम भूख से मर जाए, इस तरह बात नहीं। हम उसका जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है और उस पर स्टैंड लेंगे, उनके कहने पर अपने दोस्तों से दूर भी नहीं होंगे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और माजी में कर दिया, उनके साथ ही चलेंगे। और उसको भी एहसास कि अगर पाकिस्तान की इस खत्ते में जो रोल है और किरदार है सबके सामने, उसको उनको इस तरह नज़रअंदाज करना, और इसके लिए इस चीज़ को आपने जो सवाल किया उसको हम हाईलाइट करेंगे और आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर दूसरा भी एक शहजाद साहब पूछ रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी के हवाले से। तो मियां नवाज शरीफ साहब की इस तरह खामोशी नहीं, वो तो मौके पर बात कर देते हैं। आपने पिछले दिन उनकी स्टेटमेंट भी सुनी, जो भी फैसले आए, जो भी बात है उन पर बात की, और मौके पर बात करते हैं, जब मौका हो तो बात कर देते हैं। अमीर मकाम साहब, केपीके में दहशतगर्दी के मुसलसल वाकयात हो रहे हैं और आपकी बड़ी ग्रिप है केपीके में। पूछना ये चाहता हूँ कि टीटीपी के दहशतगर्दी से मुज़ाकरात और ये सारे इल्ज़ामात जो पीटीआई पर लगते रहे हैं, वो एक साइड पर, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस वक्त जो वज़ीर आला केपीके है वो तो सूबे में नहीं होने दे रहा चेकिंग, और क्यों नहीं होने दे रहा ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस जो है केपीके की वो उन दहशतगर्दों से लड़ाई करने या उनको गिरफ्तार करने की मुतहम्मल हो सकती है? सर ये आपने अच्छा सवाल किया, बहुत प्रैक्टिकल सवाल किया, और ये मैंने उस दिन बात की, अगर इस तरह बात है और अगर फौज को विड्रा कर दिया जाए एक लम्हे के लिए कि बस ठीक है आर्मी को वापस आना चाहिए, तो मैं तो खुद अली अमीन से उस दिन सवाल किया कि क्या आप एक हफ्ता सस्टेन कर जाएंगे इसको, वही जो हालात इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। अगर आपके साथ इतना हो तो उस पर फोकस करें, सीटीडी को मजबूत करें। साहब अगर आप बुरा ना मनाए तो आप जरा, क्योंकि दरमियान में 2 दफा आपकी ऑडियो स्किप हुई है, दोबारा से आप जरा बता सकते हैं आप क्या फरमा रहे थे? मैंने ये बात कर दी, उसने बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कहते हैं कि फौज की जरूरत और ऑपरेशन की नहीं है, तो मैंने कहा, मैंने उस दिन भी ये बात की, आज दोबारा कर रहा हूँ कि अगर एक लम्हे के लिए, एक हफ्ते के लिए फौज को विड्रा कर दिया जाए, मैंने खुद उस चीफ मिनिस्टर से सवाल किया, तो क्या आप एक हफ्ते के लिए सस्टेन कर जाएंगे? पाकिस्तान का झंडा वही रहेगा? तो उसके साथ वो खुद समझता है कि नहीं रहेगा, ये नहीं हो सकता है। मगर फिर जब नहीं हो सकता है और अंदर से समझता है कि इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वही जाकर आवाम को इस तरह बेवकूफ़ बनाना और इस तरह पॉपुलर बयान देना, कम अज कम अमन की इशू में, दहशतगर्दी की इशू में इस तरह स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, और जो फैक्ट्स है वो आवाम के सामने रखने चाहिए। जो भी दहशतगर्दी करता है, जान से किया जाता है। फौज को हटा लेना एक और चीज़ है, ऑपरेशन करना एक और चीज़ है। मैं भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल ये पूछता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी बड़ी जमातें जिनका स्टेक है वहाँ पे, JUIF है, जमात इस्लामी है, PTI है, PK मैप है, ANP है, ये सारी की सारी क्यों ऑपरेशन के खिलाफ है? देखिए, मतलब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बात बहुत अहम सवाल है आपका, ये डिबेटेबल भी है। ये ऑपरेशन का जिन लोगों का मकसद है उसका तो मैं भी खिलाफ हूँ,
उस ऑपरेशन का कि जो लोगों के जहनों में बात है कि इस तरह लोग IDPs बनेंगे, जिस तरह हम बने, खुद बने। पूरे मलकन डिवीजन से 5 से लोग निकल गए, आपको याद है, नीचे डाउन डिस्ट्रिक्ट में आ गए, चेक पोस्ट से निकाले, लगाए गए, फ्ला हो गया, इस तरह दूसरे जगहों से, वजीरिस्तान से। तो ये लोगों के जहन में वही ऑपरेशन है कि इस तरह ऑपरेशन पूरे उस तरह के ऑपरेशन के आप भी खिलाफ है। डे 1 से DG ISPR ने कहा है, सब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि इस तरह कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। वही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कि वही इतने लोग हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो दूसरा रास्ता नहीं है। और उसमें भी ये बात कही गई है कि पहले पुलिस करे, CTD करे, IFC करे, और इसके बाद जरूरत हो तो। इंजीनियर साहब, छोटा सा इसमें ज़िमनी सवाल ले लीजिए, वो ये है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो जारी हैं, उसके तो आदादो शुमार बाकायदा इदारे जारी करते हैं, हजारों की तादाद में हो चुके हैं, हो रहे हैं अभी भी। तो फिर फर्क क्या है? अब नया ऐसा क्या होने लगा ऑपरेशन में जिससे खाइफ हैं या जिसकी खिलाफ जा रही हैं जमातें? ये नेशनल एक्शन प्लान वही है, वही चल रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड कोई नया ऑपरेशन है और इस टाइप की बात तो है नहीं। वो तो सबने कही है कि इस तरह बात नहीं है। ये तो मैंने भी जानना चाहा, सबसे पहले तो मैंने जानना चाहा कि सबसे बड़ा विक्टिम तो मैं ही रहा हूँ, फेस किया है। तो ये तो सबसे पहले मेरा भी सवाल था कि ये ऑपरेशन इसी टाइप का है जिस तरह माजी में हुआ है कि हम सारे लोग निकलेंगे और ये होगा वो होगा। तो वही जवाब उसी टाइम ही मिल गया कि इस तरह बात नहीं है, वो माजी का वही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और वही कार्रवाई है। लेकिन हुजूर फिर कुछ तो कंफ्यूजन अभी है ना, कोई कंफ्यूजन तो बरकरार है कि जिसको ऑपरेशन कहा जा रहा है वो तो ऑलरेडी हो रहा है। ऐसा नया क्या होने लगा है कि मतलब नहीं चाहती वहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस के ये ना हो, जो आप भी कह रहे हैं, आप भी खिलाफ हैं उसके। और अगर वो कह रहे थे कि इन कैमरा ब्रीफिंग दे दे तो एक हो जाती तो बेहतर ना रहता हुजूर? नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके लिए क्यों ये बात कर देते कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि सारी फौज ही निकल जाए, कोई काम ही नहीं करे, ये उनसे अगर सवाल करें, अगर आप कहते हैं कि यहाँ एक वर्दी खाकी वर्दी वाला निकल जाए फिर क्या होगा? बात तो वही है, कोई नई बात तो आई नहीं है। अपना हजूर, मैं ये समझ रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से, जो आसान अल्फाज में मुझे समझ आई है कि KPK में ये नहीं होना चाहिए। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि वहाँ 9 मई के कोई मुल्ज़म छुपे हुए हैं और वो गिरफ्तार हो जाएंगे? असल कहानी क्या है वो भी तो ज़रा आगा के। मैं अपना बयान ठीक करना चाहता हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जहाँ ज़रूरत है बेशक होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नहीं है तो उसी टाइप की ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें सारे लोग अपने घर बार छोड़कर और खाली करें और वही जाए। हमें तो वही, हमारे लोगों के जहनों में वही ऑपरेशन है जो लास्ट 2010 में हुआ, इसके बाद हुआ। बकाया इसके हम नहीं, इसका हल फिर क्या है? अगर कोई आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं तो मुझे हल बताए क्या होगा। हम सब कुछ उनको छोड़ ले, हवाला करे, उनके खिलाफ बात ही ना करे। उसको कहना चाहिए था कि ये चीफ मिनिस्टर को ये अल्फाज इसी तरह अदा कर लेने चाहिए कि ये नहीं कहना चाहिए कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा। उसको कहना चाहिए कि हम जो भी होना है उसको हम फेस करेंगे। पहले पुलिस करेगा जो बात हुई, और जब आर्मी की जरूरत हो तो वो अपना काम करेगा। तो वो तो माजी में भी कर रहा है और अब भी कर रहे हैं। और फिर क्या वजह वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं? क्या 9 मई के बंदे हैं जो KPK से पकड़ने की बात चल रही है, उसको वो डर तो नहीं आ रहा आपको सामने किबला? नहीं मतलब है ये तो उनके जहन में जो भी बात है ये जवाब वो दे सकते हैं। मैं तो इसलिए जो आपका सवाल और मेरा है कि उनके जहन में क्या डर है, क्या खौफ है। जब किसी जगह अमन है, पीस है, कुछ है नहीं, तो वही क्या हो रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है। जहाँ जिस जगह कोई दहशतगर्द नहीं है और चीज नहीं है तो वही क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल लाइफ है। अगर किसी जगह है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर तो होना है। फिर तो ऑपरेशन जारी है ना सर, जिस तरह जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी हो रहा है और वो तो बड़े अरसे से जारी था वहाँ पे। मेरा एक आखिरी सिर्फ आपसे ये सवाल है कि आपकी जमात के भी बहुत करीब रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपका भी बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है, हमें पता है। चलें, PTI तो बकौल आपके वो अपने कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होंगे, को अपना मामला होगा। मौलाना साहब को तो कम से कम समझा लेते आप कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन हो रहा है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। वो भी खिलाफ है। नहीं ये तो हर एक की अपनी आप देख रहे हैं, हर एक की अपनी सियासत है और हर एक अपनी बात, इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मगर ये बात तो
क्लियर कट है कि उसी तरह कोई बड़ा ऑपरेशन वैसी टाइप जो लोगों के जहनों में वो चीज नया हो रहा है, वही जो रूटीन का काम है वही हो रहा है, तो वही उस रूटीन के काम में रुकावट डालने और बात करने की क्या जरूरत है? फिर इसी तरह चीजें अगर हमें सामने गए और लोगों ने सर रूटीन का काम है तो फिर उसको ऑपरेशन के तौर पे अनाउंस नहीं करना चाहिए था ना। एक बात तो ये नहीं मतलब ये नहीं, केपी के अवाम ये नहीं चाहते, उसको मैंडेट दिया है, वो अपनी जगह उसको मैंडेट दिया है, मगर केपी के पूरे अवाम जो मैंने बात की, बात इस तरह है ही नहीं, बात इस तरह नहीं कि जब उन्होंने वजाहत कर दी, DGSPR ने कह दिया, एपिक्स कमेटी में बात हुई, हर जगह बात हुई कि जो आपके जहनों में उस तरह बात नहीं है, और वही इंटेलिजेंस बेस जो कार्रवाई माजी से चल रही है उसी तरह चलेंगे। ये बात हो गई कि जहाँ भी दहशतगर्द हो जो लोग आ गए जिसकी रिपोर्ट है वो प्रोविंशियल एजेंसीज के साथ भी है, फेडरल के साथ भी है, तो उनके खिलाफ बात हुई। और तो बेहतर ये रहेगा ना सर कि मतलब सबको बुला के एक दफा बिल्कुल क्लैरिटी मजीद दे दी जाए, कॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, चाहे इन कैमरा ब्रीफिंग भी उसके अंदर हो जाए, तो सबको एक दफा उनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या मामला है। ठीक है, ये वो अपनी जगह बात, मगर कई दफा ये बात हो गई है तो कोई नई बात तो है नहीं, किसी ने क्या देखा और कि कोई नया काम हुआ है, उन इलाके में कोई गया जाए अमन है और पीस है और जरूरत ही नहीं है, तो इस तरह तो कोई बात है नहीं। मगर हर एक को अपनी सियासत को जिंदा रखना और उसको इस तरह तशरीह करना, मेरे ख्याल में कम से कम ये अमन और पीस की इशू में इस तरह नहीं करना चाहिए। काबिल एहतराम अमीर मकाम साहब, KPK में लोड शेडिंग जो है वो अरूज पर है। अच्छा, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी की जो शिकायत हैं वो भी मंजर आम पर रोज़ाना की बेसिस पे TV और अखबारों पे हम भी देखते हैं। अब सवाल ये है कि सबसे इस सूबे का अहम मसला आपके सूबे का बिजली है, तो वफाक किस तरह बिजली को ठीक करने में क्या कुछ सीरियस है? अभी तक तो 5 माह से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ये मामला वहीं का वही है। इसके बगैर मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती जब तक बिजली का मसला सॉल्व ना किया जाए। क्या कर रही है हुकूमत सर और कैसे करेगी? नहीं, आपका अच्छा सवाल है, और ये बिजली का मसला सिर्फ KP का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है, और इसके लिए हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है और हल क्या है। ये बात अपनी जगह कि वही जो लोग बिल नहीं पे कर रहे और कहते हैं कि मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करें, उसके लिए भी सोचना है सबको। इंजीनियर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, सर जोड़ के बैठना चाहिए। लास्ट सिर्फ ब्रीफली ये बता दीजिएगा, एक तरफ आप उन्हें कहते हैं कि सर जोड़ के हमारे साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारा सर फाड़ने पे आए हुए हैं, तो दोनों में से एक चीज ही हो सकती है ना सर? आप ये कि आप किसी की जवाब सवाल करते हैं और फिर जवाब के लिए तैयार नहीं है, ये बात है बड़ी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी इशू है और फेडरल का भी इशू है। अगर आप स्पेसिफिक KP का कहते हैं तो इसमें आपस में जिस तरह 2-3 दफा बैठना चाहिए कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, लोगों को इस पर भी लाना है कि बिल भी पे करना है। ये ठीक है, लोड शेडिंग है, लोगों को तकलीफ है, नहीं होना चाहिए, मगर साथ साथ ये भी देना चाहिए कि मुफ्त बिजली तो मिल ही नहीं सकती, तो हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो इसलिए कि मैं ये सबका इशू है, आपस में बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए और वही देर पा हल होगा। अगर आप कौमी इशू है और जितने कौमी इश्यूज हैं, आपने बड़ी अहम ये बात की कि उन सब के ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए और कौमी इश्यूज के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अमन का मामला हो, चाहे बिजली भी किसी तौर पे छोटा मामला नहीं है। आवाम जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, आपने फेस टू फेस को अपना वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, सवालात जो थे वो आपने रखे, इंजीनियर साहब के सामने भी उनके जवाबात भी आपने खुद ही सुन लिए, तज्जिया भी आप खुद कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात हुई। अल्लाह।